हेलो एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। आज हम करेंगे बिजनेस फाइनेंस का लीज फाइनेंसिंग टॉपिक, जो कि आपका एनटीए यूजीसी नेट का सेकंड टॉपिक है। मतलब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लीज फाइनेंसिंग। इससे पहले कौन से टॉपिक थे, दैट इज़ इंट्रोडक्शन पार्ट था। उसमें स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स, इंट्रोडक्शन, अप्रोचेस सब कुछ हमने कवर किया था। उसके बाद हमने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को कवर किया था 2 पार्ट्स में। सो जिसने भी अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाके देख सकते हैं। उसके अलावा आप मेरी रिवीजन वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें मैंने कंप्लीट कॉमर्स के 5 यूनिट की रिवीजन करवाई है। एंड अगर आपको वो वीडियोस पसंद आती हैं एंड ये सारी वीडियोस पसंद आती हैं एंड अगर आपको यूज़फुल लगती हैं तो आप हमारा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको एक्स्ट्रा नोट्स दिए जाएंगे, दैट इज़ हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे, हैंड रिटन प्रोवाइड किए जाएंगे। नोट्स, कंप्लीट नोट्स हर एक सब्जेक्ट के, जिसमें हमने हिंदी में भी लिखा होगा, इंग्लिश में भी, बहुत ही ज़्यादा ईजी लैंग्वेज में उसे समझाया होगा टॉपिक में। सो वो नोट्स आपको मिलेंगे ऑफलाइन बैच में। उसके अलावा जो है आपके रेगुलर में टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। आपको कंप्लीट एनटीए यूजीसी नेट की प्रिपरेशन पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी। उसके लिए आप मुझे इस मेल आईडी पे मेल भी छोड़ सकते हैं। उसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज छोड़ सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स फॉरवर्ड हो जाएंगी वहाँ पे। एंड जिसने भी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो जाके कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है? लीज फाइनेंसिंग तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमने सोर्सेज किए थे ना, लास्ट वीडियो में सोर्सेज का पार्ट नंबर 2 किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो अदर सोर्सेज होते हैं उसमें लीज फाइनेंसिंग भी एक सोर्स होता है जिसके थ्रू कोई भी कंपनी फंड रेज कर सकती है। ठीक है, सो इसमें क्या होगा, वो फंड रेज कर सकती है। सो एक तरीके का सोर्स भी है फाइनेंस के लिए। सो इसको एज अ सोर्स भी पढ़ेंगे हम। उसमें मैंने नहीं कवर करवाया था, उसमें मैंने बोला था इसके हम सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। सो ये वही सेपरेट वीडियो है, क्योंकि ये स्पेशली अलग से मेंशन है एनटीए यूजीसी नेट के सिलेबस में, दैट्स वाई इसके सेपरेट वीडियो में लाई हूँ। सो पढ़ते हैं लीज फाइनेंसिंग क्या होता है। इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है, मेरे पास कोई एसेट है, ठीक है, मेरे पास कोई एसेट है, मैंने आपको रेंट पे दे दी कि हाँ भी आप यूज़ कीजिए, आप 3 साल के लिए, 5 साल के लिए इसको यूज़ कीजिए एंड मेरे को हर महीने या फिर हर 6 महीने या हर साल बाद पीरियोडिकल पेमेंट्स जो हैं वो देते रहिए। मतलब कहने का आप मुझे रेंटल पेमेंट देते रहिए। आप मेरी एसेट लीजिए, उसे यूज़ कीजिए, उसके बदले में मुझे रेंट देते रहिए। सिंपल मीनिंग होता है लीज फाइनेंसिंग का ये चीज़। इसमें क्या होता है, जो ओनर होता है एसेट का, वो अनदर पर्सन को, किसी और पर्सन को राइट दे देता है अपनी ही एसेट को यूज़ करने का, अपनी एसेट को यूज़ करने का अगेंस्ट पीरियोडिकल पेमेंट्स, जिसको हम रेंटल पेमेंट्स बोलते हैं। बदले में वो रेंट देगा और हम उसे अपनी एसेट दे देंगे, सिंपल। इसमें क्या होता है, 2 पार्टीज होती है मेन लीज फाइनेंसिंग में। पहली होती है लेसर, दूसरी होती है लेसी। इसमें क्या होता है, मेरी एसेट है, मैं ओनर हूँ एसेट की। सो इन दैट केस मैं कौन हुई, लेसर हुई। मैंने आपको अपनी अपनी जो एसेट है वो यूज़ करने के लिए दे दी है। आप उस एसेट को यूज़ कर रहे हो, बदले में मुझे रेंट दे रहे हो। आप कौन हुए, आप सेकंड पार्टी हुए, दैट इज़ आप कौन हुए, आप लेसी हुए यहाँ पे। सो यहाँ पे 2 पार्टीज बेसिकली होती हैं। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें थोड़ी सी, तो जो लीज फाइनेंसिंग का कंसेप्ट है ना, वो सबसे पहले इंडिया में लाया गया था 1973 में। ठीक है, किस में लाया गया था, 1973 में लाया गया था लीज फाइनेंसिंग का कंसेप्ट। एंड किसने लाया था, ये लाया था चिदम्बरम ग्रुप ने 1973 में मद्रास में। जो पहली कंपनी थी, जो फर्स्ट कंपनी थी जो सेटअप की गई थी इंडिया में, वो किसके द्वारा की गई थी, चिदम्बरम ग्रुप के द्वारा की गई थी 1973 में। कहाँ पे, मद्रास में। फाइन। इसके बाद जो है ये कंपनी है, ये मेनली लीजिंग का ही काम करती थी। कौन सी एक्टिविटी करती थी, ये लीजिंग की एक्टिविटी करती थी। जितने भी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स होते हैं ना, जितने भी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स होते हैं उनको ये रेंट पे चढ़ाने का काम करती थी एज इट्स मेन एक्टिविटी। दैट्स वाई इसको हम लीज फाइनेंसिंग कंपनी बोलते हैं। एंड ये 1973 में फर्स्ट टाइम पे एस्टैब्लिश की गई थी ये कंपनी। ये होगी इसकी हिस्ट्री एंड मीनिंग, आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। आगे हम चलते हैं टाइप्स पे, जो कि रिलेवेंट रहते हैं काफ़ी ज़्यादा। ये तो बेसिक मीनिंग हो गया है ना। इसके बाद जो यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट रहेंगे इसके टाइप्स, एट द सेम टाइम आपको एमकॉम वगैरह में भी काम आएंगे। सो चलिए, इसके बेसिकली इसके 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑपरेटिंग लीज एंड सेकंड वन इज़ फाइनेंस लीज। फाइन। सो सबसे पहले है ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज के हम इसमें सीधा कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं, उसके थ्रू आपको सारा का सारा मीनिंग इसका क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट वन इज़ ये शॉर्ट टर्म लीज होती है, मतलब कुछ टाइम के लिए होती है, लाइक 3 साल हो गए या फिर मतलब 2 साल के लिए हो गए। इतनी जो लीज होती है ना, इतना जो टाइम पीरियड होता है उसको हम
बोलते हैं ऑपरेटिंग लीज। ये किसके लिए होती है? ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है। उसके बाद जो इसका पीरियड रहता है ना, लीज पीरियड रहता है इन सच कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट में वो लेस देन द यूजफुल एसेट ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट से रहता है। कहने का मतलब, मान लो एक एसेट, अब मशीनरी खरीदी है किसी कंपनी ने, वो मशीनरी ऑब्वियसली सी बात अभी 5-7 साल तो चलेगी, है ना। सो अब क्या किया मैंने, वो मशीनरी खरीद के रेंट पे चढ़ा दिया आगे 2 साल के लिए। तो 2 साल है उसमें, अभी उसकी यूज़फुल लाइफ तो पड़ी है ना, अभी 3 साल और बाकी। अगर उसके यूज़फुल लाइफ जो एसेट की वो 5 साल की हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो और लीज़ पे कितने टाइम के लिए चढ़ाई है? 2 साल के लिए चढ़ाई है। तो अभी 3 साल उसकी जो लाइफ है वो बाकी रहती है। सो जो लीज़ पीरियड होता है वो लेस देन होता है किससे? यूज़फुल लाइफ ऑफ एसेट से। आगे हम चलते हैं, दैट इज़ ये कैंसलेबल होता है एट शॉर्ट नोटिस बाय द लीजी। इसमें क्या होता है, जो शॉर्ट नोटिस अगर लीजिए, मान लो आपको मैंने रेंट पे दिया, आप मुझे सिंपली एक शॉर्ट नोटिस दे दो कि हाँ भी मेरे को तो कैंसिल करनी है। मान लो आपको 2 साल से पहले ही, 1 साल बाद ही आपका काम ख़त्म हो गया, आपको अब नहीं चाहिए वो एसेट, आप सिंपली शॉर्ट नोटिस दे के वो लीज पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, आपके पास ऑप्शन होता है, आपके पास राइट होता है। उसके बाद जो होता है ना, एज द पीरियड ऑफ एन ऑपरेटिंग लीज, वो लेस देन होता है यूज़फुल लाइफ से। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, जो यूज़फुल लाइफ होती है एसेट की, उससे जो पीरियड रहता है मतलब जो लीज पीरियड रहता है वो बहुत ज़्यादा कम रहता है। इस वजह से जो लेजर होता है ना, वो मतलब पूरी नहीं कर पाता अपनी इन्वेस्टमेंट। अगर उसने 10 लाख रुपए लगा के एक मशीनरी परचेज़ की है, तो क्या वो 2 साल में इतना रेंट कमा लेगा कि उसके पूरे के पूरे 10 लाख पूरे हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। कहने का मतलब, या तो उसे 2 साल पे उसने पहले रेंट पे चढ़ा दिया, उसके बाद जो है उसे फर्दर किसी और बंदे को लीज़ पे चढ़ानी होगी, या उसी बंदे को फर्दर चढ़ानी होगी, ठीक है, लीज़ पे, ताकि उसका रेंट कवर हो जाए, या फिर उसको एसेट बेचनी पड़ेगी अपनी जो भी कॉस्ट है उसको कवर अप करने के लिए। कहने का मतलब, अगर उसने 10 लाख रुपए के लगाया है, एक इन्वेस्टमेंट की है उसने एसेट पे, तो ऑपरेटिंग लीज में इतना टाइम जो है वो शॉर्ट रहता है कि जो मतलब कॉस्ट है ना, जो इन्वेस्टमेंट होती है ओनर की, वो कवर अप नहीं हो पाती है। उसके लिए या तो उसे एसेट को बेचना पड़ता है, या फिर उसे कंटिन्यू लीज पे चढ़ाते रहेगा, तब जाके उसकी इन्वेस्टमेंट पूरी होती है। उसके बाद जो लीजी होता है, उसके पास ये ऑप्शन होता है कि ऑफ रीन्यूइंग द लीज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ लीज पीरियड, वो रीन्यू भी कर सकता है। जैसे कि मैंने बताया, वो कैंसिल भी कर सकता है। मान लो उसको 2 साल के लिए उसने लिया है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसके बाद 1 साल के बाद ही उसको मतलब नहीं चाहिए, तो वो कैंसिल भी कर सकता है शॉर्ट नोटिस देके। उसके अलावा जो है 2 साल के बाद अगर उसे चाहिए कि हाँ भी मेरे को 2 साल अभी और यूज़ करनी है एसेट, तो वो वापस उसी कॉन्ट्रैक्ट को रीन्यू भी आपस में म्यूचुअल नेगोशिएशन के बाद वो आपस में रीन्यू भी कर सकते हैं उसी सेम जो है वो लीज को। ठीक है, उसी सेम कॉन्ट्रैक्ट को वो रीन्यू कर सकते हैं फर्दर और 2-4 साल के लिए। आगे हम चलते हैं, दैट इज़ जो लीजर होता है, वो लेसर होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, टैक्सेस ऑफ एसेट, क्योंकि इसमें जो ऑनरशिप है ना वो लेसर की ही रहती है। मेरी एसेट है वो मेरी ही रहेगी, ऑनरशिप उसकी मेरी है, तो ऑब्वियसली सी बात है रिस्क भी मैं ही उठाऊंगी, है ना। उसका इंश्योरेंस भी मैं ही करवाऊंगी, टैक्सेस भी मैं ही पे करूंगी, मेंटेनेंस भी उसकी मैं ही पे करूंगी, सारी की सारी उस पर जो भी खर्चा होगा मेंटेनेंस पे, उस सब कुछ किसका होगा? मेरा ही तो होगा ना। सब रिस्क हो गए, रिवॉर्ड्स हो गए, सब मेरा होगा, क्योंकि ऑनरशिप मेरी है। आपको तो मैंने सिर्फ और सिर्फ रेंट पे दी है, वो भी 2 साल के लिए। आप यूज़ करोगे देन मुझे वापस कर दोगे, है ना। सो इसमें ओनरशिप जो है वो मेरी रहेगी, सो ऑब्वियसली मेंटेनेंस वगैरह भी सब मेरा रहेगा। आगे हम चलते हैं फाइनेंस लीज पे। फाइनेंस लीज जो होती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम स्टडी करते हैं। उसमें क्या आएगा, बेसिकली ऑपरेटिंग लीज के कंपैरिजन में इसका जो टाइम पीरियड होता है वो लॉन्गर होता है। सबसे मतलब जो दोनों है ना बेसिकली एक दूसरे के लगभग इस मामले में, फीचर्स के मामले में अपोजिट चलते हैं। बेसिक मीनिंग दोनों का सेम ही रहेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, वो शॉर्ट टर्म के लिए थी ऑपरेटिंग लीज, जो फाइनेंस लीज है वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए। पहला तो ये डिफरेंस हो गया। तो उसके बाद दूसरा जो लीज पीरियड है उसके अंदर लेसर अपनी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट रिकवर कर लेता है। ये लीज पीरियड कितने साल के होते हैं? मान लो 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, 5 साल ही तो यूजफुल लाइफ थी, है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मान लो किसी एसेट है, उसकी जो लाइफ है यूजफुल लाइफ वो 5 साल की है, एंड 5 साल का ही उनके बीच में लीज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। फाइनेंस लीज उसे हम बोलेंगे क्योंकि वो लॉन्गर पीरियड के लिए, एंड ऑब्वियसली 5 साल में वो इतना रेंट तो कलेक्ट कर ही लेगा कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो ओनर है, मतलब मेरी जो मैंने पैसे लगाए थे वो सारे भी मेरे को रेंट मिल के मेरे सारे रिकवर हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा हो सकता है मुझे कुछ ऊपर भी आ जाए, हो सकता है जितने मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू में लगाई थी मशीनरी पे, हो सकता है उसके मेरे को कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न प्रॉफिट भी मिल जाए। एटलीस्ट मेरी इन्वेस्टमेंट तो कवर हो जाएगी, ठीक है, उस सारे के सारे विद इन द लीज पीरियड। आगे हम चलते हैं, दैट इज
जो लेसी होता है इसमें वो क्या होता है, इस जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस सर्विस ऑफ द एसेट। इसमें क्या होता है, क्योंकि ये लॉन्गर पीरियड के लिए होती है तो इसमें हालांकि ट्रांसफ़र होती नहीं है ऑनरशिप, हालांकि इसमें ट्रांसफ़र होती नहीं है ऑनरशिप, बट एसेट ट्रीट किया जाता है कि ऑब्वियसली यार मेरी एसेट थी वो, ठीक है, और मेरी एसेट थी, मैंने मतलब इतने 5 साल के लिए मैंने उसको रेंट पे दे रखा है, वही बंदा यूज़ कर रहा है उस एसेट को 5 साल से, एक तरीके की उसी के पास है मेरी एसेट, तो लगभग उसकी जो मेंटेनेंस है मतलब इट इज़ लाइक ऑनरशिप। इसमें लिखा भी हुआ है मैंने आगे कि ये ऑनरशिप की तरह होती है ना, मतलब ऐसे होती है कि लाइक ऑनरशिप ही ट्रांसफ़र कर दी है। सो दैट्स वाई इसमें जो मेंटेनेंस है, सर्विसेज वगैरह है, उसके लिए मेनली लेसी ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके अलावा जो है ये नॉन कैंसिलेबल होती है प्रायर टू इट्स एक्सपायरेशन डेट। एक्सपायरेशन डेट से पहले, मान लो अगर 5 साल का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया दोनों पार्टीज़ ने आपस में, तो 5 साल से पहले ही अगर 3 साल बाद जो है वो लेसी ये चाहे कि हाँ भी मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है, तो वो नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। जैसे इसमें तो मैंने बताया था ना ऑपरेटिंग में कि वो शॉर्ट नोटिस दे के कैंसिल कर सकते हैं, बट फाइनेंस लीज में नॉन कैंसिलेबल होती है अगर एक्सपायरेशन अभी तक नहीं हुई है, ड्यू डेट नहीं आई है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट की जो लास्ट डेट एक्सपायरेशन डेट है वो नहीं आई है, सो उससे पहले कैंसिलेबल नहीं होता। उसके अलावा जो है ये मैंने आपको बता ही दिया कि इट इज़ लाइक ऑनरशिप ऑफ, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप, ये ऑनरशिप ट्रांसफ़र होगी हो ऐसा ही मतलब सब कुछ होता है, एक्चुअल नहीं होती है हालांकि, बट ऐसा ही होता है। एंड ऑब्वियसली फिर रिस्क वगैरह भी सारा लीजी की तरफ ही ट्रांसफ़र हो जाता है। लीजी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेट मेंटेनेंस एंड लेसर इज़ इंटरेस्टेड ओनली इन रेंट। वो सिर्फ और सिर्फ रेंट के अंदर इंटरेस्टेड होता है कि हाँ भी मैंने आपको एसेट दे दी, अब वो एसेट लगभग आपकी हुई, हालांकि ऑनरशिप मेरी है, आप उसका मेंटेनेंस करो, आप उसे कैसे मर्जी यूज़ करो, मुझे मेरा रेंट टाइम पे देते रहो, बस दैट्स इट। सो ये थी हमारी 2 टाइप की लीज, ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंस लीज। आगे हम चलते हैं, आगे थोड़ा सा टॉपिक और है, दैट इज़ इसके बाद हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पे आएंगे। इसमें क्या होता है, जो फाइनेंस लीज होती है ना, जो हमने ये पीछे अभी पढ़ी है फाइनेंशियल लीज या फाइनेंस लीज, इसके फर्दर कई सारे टाइप्स होते हैं, इसके फर्दर कई सारे टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला टाइप है वो है सेल एंड लीज बैक। सेल एंड लीज बैक में क्या होता है, बेसिकली एक अरेंजमेंट होता है जिसमें एसेट बेच दी जाती है। मान लो मेरी एसेट थी, मैं आपको एग्जांपल देके डायरेक्टली समझाती हूँ कि मान लो मेरी एसेट थी, मुझे क्या हुआ एकदम से पैसों की ज़रूरत पड़ती, ठीक है, मैंने क्या किया, वो एसेट बेच दिया आपको। एसेट बेचने के बाद मुझे एकदम से इकट्ठी पेमेंट आ गई मेरे पास, क्योंकि मैंने एसेट बेच दी है। अब मेरे को ये भी था कि यार मेरे को एसेट तो चाहिए ही चाहिए यूज़ करने के लिए, क्योंकि मेरा काम रुक जाएगा। मतलब मैं दो साइडेड मतलब उलझी हुई थी, कन्फ्यूजन थी कि हाँ भी एक साइड तो मुझे पैसों की नीड है, एक साइड मेरा जो प्रोडक्शन है वो भी चल रहा है। सो इन दैट केस अब मैंने क्या किया, मेरे को पैसों की नीड थी तो मैंने एसेट बेच दिया आपको, मेरे पास पेमेंट आ गई है, वही एसेट को, मेरी ही एसेट को जो मैंने आपको बेची है वापस आपसे ले ली है रेंट पे। कहने का मतलब पहले मैं ओनर थी, मैंने आपको बेच दी है, पैसे मेरे पास आ गए, अब आप ओनर बन गए हो, अब आपस में हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हाँ भी मुझे चाहिए भी मेरी एसेट, क्योंकि भी मेरे को प्रोडक्शन वगैरह करनी है, उसके बदले में जो है अब क्योंकि अब आप ओनर बन चुके हो, सो दैट्स वाई मैं आपको रेंट पे कर दूंगा, सो मुझे रेंट पे मेरी ही एसेट वापस दे दो। सो ये बेसिकली मीनिंग होता है सेल एंड लीज बैक का। पहले उसने सेल कर ली, वापस खुद की एसेट को खुद ही रेंट पे ले लिया। सो ये होता है बेसिक मीनिंग। आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा क्लियर और हो जाएगा। अ सेल एंड लीज बैक अरेंजमेंट इन्वॉल्व्स अ सेल ऑफ एन एसेट। इसमें सेल कर देता है एसेट कौन, ऑलरेडी ओन्ड बाय अ फर्म, जो ऑलरेडी मेरी ऑनरशिप में थी, वही एसेट मैंने बेच दी, फिर उसी सेम एसेट को मैंने लीजिंग ऑफ द सेम एसेट बैक टू द वेंडर बाय फ्रॉम द बायर। जिस बंदे ने मेरे से एसेट खरीदी थी उसी से मैंने वापस मेरी ही एसेट ले ली है। इस फॉर्म को हम बेसिकली, इसमें क्या होता है, दिस फॉर्म ऑफ लीज अरेंजमेंट इनेबल्स अ फर्म टू रिसीव कैश फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट। मेरे पास इमीडिएट कैश भी आ गया, उसके बाद जो है ऑल्सो रिटेन द इकोनॉमिक यूज़ ऑफ एन एसेट। मतलब ऑनरशिप तो उसके पास चलेगी, बट उसका यूज़ तो मैं भी कर सकती हूँ ना, क्योंकि मैंने वापस रेंट पे ले लिए, सो उसे मैं प्रोडक्शन पर्पज में एंड ऑल मैं उसका इकोनॉमिक यूज़ अभी भी कर सकती हूँ, ठीक है। उसके अलावा जो है मुझे बस रेंट की पेमेंट करनी होगी इन कंसिडरेशन ऑफ पीरियोडिक लीज पेमेंट, जो मुझे रेंट की पेमेंट है वो करनी होगी। आगे हम चलते हैं डायरेक्ट लीजिंग पे। ये लगभग लीजिंग की तरह ही होता है, इसमें कुछ नहीं होता। इसमें बेसिक सिंपल सी चीज़ इतनी है, 2 पार्टीज होती हैं, एक होता है मैन्युफैक्चरर या फिर डीलर कह लो, ठीक है। वो कौन होता है, वो इक्विपमेंट सप्लायर होता है, ठीक है। मान लो मैं हूँ,
मैं इक्विपमेंट्स को सप्लाई करने वाली हूँ, ठीक है, उसके या फिर मैं इक्विपमेंट्स को बनाती हूँ, मैन्युफैक्चरर भी हो सकती हूँ, डीलर भी हो सकती हूँ, सप्लायर भी हो सकती हूँ। सो इक्विपमेंट्स का मेरा काम है। उसके बाद जो है मैंने क्या किया, एंड द एसेट्स, मतलब जो यूज़र है जिसे हम लीजी बोलते हैं बेसिकली वो चीज़ है, ठीक है। सो वही सेम दो पार्टीज़ होंगी। मैं इक्विपमेंट्स बनाती हूँ या फिर मेरा मतलब मैं डीलर हूँ, मैं उसे सिंपली रेंट पे आपको दे दूँगी, ठीक है। जो दूसरा बंदा है वो एसेट को यूज़ करेगा, एंड वेयर बाय द इक्विपमेंट इज़ प्रोड्यूस्ड और परचेस्ड बाय द सप्लायर एंड देन लीज्ड डायरेक्टली टू द कस्टमर। इसमें बेसिकली क्या होता है, मैंने जो है, मैं सप्लायर थी, मैंने क्या किया, मैंने जो इक्विपमेंट्स हैं वो या तो प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है, या तो मैं मैन्युफैक्चरर हूँ या फिर मेरे सामने से किसी और पार्टी से परचेज किए हैं, देन मैंने डायरेक्टली उसे लीज पे चढ़ा दिया कस्टमर को। इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट लीजिंग। सो खास इसमें कुछ पढ़ने वाला नहीं है, सिंपल सी बात है, इक्विपमेंट्स की बात होती है बेसिकली। इसमें किसकी बात होती है, इक्विपमेंट्स की बात होती है इसमें, एंड इक्विपमेंट्स बनाए हैं उसे आगे लीज पे चढ़ा दिए हैं, सिंपल मीनिंग है इसका। आगे हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, दैट इज लीवरेज्ड लीज। लीवरेज्ड लीज में क्या होता है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है, बस इसमें एक चीज़ ऐड ऑन हो जाती है कि अगर वो मेरी एसेट है वो मैंने क्या किया, आगे रेंट पे चढ़ा दी, ठीक है, इतना तक तो सेम रहता है। बस उससे पहले थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। वो एसेट जो है ना, वो मैंने मेरे पैसों से नहीं खरीदी है। वो एसेट जो है वो मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने मेरे पैसों से नहीं खरीदी है, मैंने पहले पैसा बोरो किया है, मैंने पहले फंड जो है वो बोरो किया है एसेट को परचेज करने के लिए किसी भी थर्ड पार्टी से। फॉर एग्जांपल बैंक है, फाइनेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, कोई भी कंपनी है, बैंक वगैरह, किसी से भी मैंने पैसा पहले लिया, लोन लिया, एक तरीके से बोरो किया फंड, फिर मेरे पास पैसे आ गए, फिर मैंने वो एसेट परचेज़ करी है। एसेट परचेज़ करने के बाद फिर मैंने उसको आगे किसी और बंदे को, किसी भी XYZ पर्सन को उसको रेंट पे चढ़ा दिया। ये मतलब होता है लीवर्ड लीज का। मतलब वो एसेट मेरी है, खरीदी मैंने है एसेट, बट उसमें जो पैसा लगा है वो मैंने किसी और थर्ड पार्टी से पहले लोन लिया है, देन वो मतलब मैंने एसेट खरीदी है, वो मेरा ओन्ड पैसा फंड जो है वो नहीं है। फाइन। सो ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। उसके बाद क्या होता है इसमें, जो मतलब जो रेंट पे मैंने चढ़ा दिया, अब जिसने भी रेंट पे ली है मेरे से, जो लीजी है बेसिकली इसमें, वो क्या करेगा, वो रेंट की पेमेंट डायरेक्टली बैंक को भी कर सकता है। मान लो जिससे भी मैंने लोन लिया है वो मुझे भी कर सकता है, अगर वो आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। वो डायरेक्टली अगर मैं कहूँ भी हाँ भाई तू मुझे रेंट दियो, मैं आगे फर्दर बैंक को पे कर दूंगा, अपना लोन चुका दूंगा। या फिर अगर मतलब मान लो 1 साल का जो है वो 1 लाख रुपए लोन बनता है, सॉरी मतलब जितना भी अमाउंट है टोटल वो 1 लाख रुपए बनती है, एंड जो रेंट की अमाउंट है वो कितनी है, वो 80,000 रुपीज़ है, ठीक है। सो वो 80,000 रुपीज़ रेंट की पेमेंट जो है वो करनी है, वो डायरेक्टली लीजी मेरे को भी कर सकता है एंड वो बैंक को भी कर सकता है। या फिर इसका अगर हम वाइस वर्सा लें, अगर हम इसका वाइस वर्सा लें कि जो रेंट की पेमेंट है वो कितनी है, वो 80,000, पहले हमने 80,000 ली थी रेंट की पेमेंट, अब हम 1 लाख रुपए रेंट की पेमेंट ले रहे हैं, और जो लोन अमाउंट है वो कितनी है, वो 80,000 है। अब वो क्या करेगा, 80,000 की पेमेंट जो है वो बैंक को कर देगा जो लीजी है, और जो बाकी जो 1 लाख का रेंट था, 1 लाख का कितना था टोटल रेंट था, उसमें से 80,000 का लोन था वो उसने बैंक को दे दिया। उसके बाद जो जितनी मतलब 20,000 रुपीज़ जो एक्सेस बच गया वो मुझे पे कर देगा, ठीक है। सो दोनों ही केस हो सकते हैं, वो आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई हैं वो डायरेक्टली मुझे भी दे सकता है, डायरेक्टली बैंक को भी दे सकता है, वो आपस की है। सो इसमें बेसिकली पढ़ते हैं, बेसिक मीनिंग इसका ये है कि पैसा मेरा नहीं है, पैसा बोरो किया हुआ है। आइए पढ़ते हैं। अंडर दिस जो लेसर है वो बोरो करेगा फंड्स एसेट परचेज करने के लिए, फॉर परचेजिंग द एसेट फ्रॉम अ थर्ड पार्टी कॉल्ड द लेंडर। जो लेंडर होती है जो मनी लेंड करती है, यूजुअली बैंक, फाइनेंस कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी। द लोन इज सिक्योर्ड बाय द मॉर्टगेज ऑफ द एसेट। वो उसने वही है, लोन लिया, एसेट खरीदी, उसी एसेट को मतलब एक तरीके उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं बेसिकली वो बैंक में भी एज अ मॉर्टगेज वो रख सकता है। उसके बाद जो है लीज रेंटल होता है, वो रिसीव कौन करता है, रिसीव होता है लीजी से। लीजी जो है वो लीज रेंटल पे करेगा। जो लोन है वो पे आउट होगा, पे बैक होगा आउट ऑफ द लीज रेंटल। जो वो रेंट की पेमेंट आती रहेगी उससे लोन जो है वो चुकाता रहेगा। और इसमें क्या होगा, मे बी डायरेक्टली बाय द लीजी, लीजी डायरेक्टली भी पे कर सकता है बाय पेइंग ओनली द एक्सेस अमाउंट टू द लेसर। मतलब कहने का, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया 80 एंड 1 लाख का, उसमें जो 20,000 है वो मुझे रेंट की पेमेंट कर देगा, क्योंकि 1 लाख का टोटल रेंट था पूरे साल का, उसने 20,000 मुझे पे कर दिया, 80,000 का लोन था तो वो 80,000 उसने डायरेक्टली बैंक को पे कर दिया। इसमें जो लेसर होता है वो एक्ट करता है एज वेल एज ओनर एंड एज वेल एज बोरोअर, दोनों ही तरह वो एक्ट करता है, क्योंकि जो लेसर है अब उसने मनी बोरो भी की है बैंक से तो वो बोरोअर भी हुआ, प्लस उसने एसेट भी परचेज किया तो वो एसेट का ओनर भी हुआ एंड उसकी ही एसेट है। सो ये होता है लीवरेज लीज। आगे हम पढ़ते हैं स्ट्रेट एंड मॉडिफाइड लीज पे।
आई होप ये 3 टाइप को जो 3 टाइप्स हमने अभी तक स्टडी किए हैं वो क्लियर हो गए होंगे आपको फाइनेंशियल लीज के। आगे हम पढ़ते हैं स्ट्रेट लीज एंड मॉडिफाइड लीज। स्ट्रेट लीज में क्या होता है, रिक्वायर्स द लेसी टू पे रेंट ओवर द एक्सपेक्टेड सर्विस लाइफ ऑफ द एसेट एंड डजंट प्रोवाइड एनी मॉडिफिकेशंस टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द बेसिक लीज। सिंपल सा मीनिंग है, स्ट्रेट लीज होगी, जो लीजी है वो पे करेगा रेंट, जो भी एक्सपेक्टेड सर्विस लाइफ होगी, जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसमें कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन में कोई भी मॉडिफिकेशन वो नहीं कर सकता। एंड मॉडिफाइड उसका अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, जो सेवरल ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं लीजी को ड्यूरिंग द लीज पीरियड, उसके बाद फॉर एग्जांपल ये ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया कि जो आप टर्मिनेट भी कर सकते हो लीज, एसेट को परचेज भी कर सकते हो या फिर उसको एसेट को रिटर्न करके, मतलब अगर आप कभी टर्मिनेट करना चाहो लीज को, लीज कॉन्ट्रैक्ट को, तो आप या तो मुझे एसेट वापस कर दो या फिर एसेट को परचेज ही कर लो, मतलब जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म करना चाहो तो आप कर सकते हो किसी भी 2 तरीके से। सो ये ऑप्शन अगर दिया जा रहा है, ये अगर मॉडिफिकेशंस दी जा रही हैं तो वो मॉडिफाइड लीज होगा। अगर कुछ भी मॉडिफिकेशंस नहीं की जा रही हैं उसमें और कोई भी ऑप्शंस नहीं प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो वो स्ट्रेट लीज होती है। आगे हम पढ़ते हैं 5th पॉइंट पे, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि बेसिकली जो फाइनेंस लीज है ना वो 2 पीरियड्स में डिवाइड होती है। पहला होता है प्राइमरी पीरियड एंड दूसरा होता है सेकेंडरी पीरियड। सो ये 2 पीरियड्स में डिवाइड होती हैं। सबसे पहले होता है प्राइमरी पीरियड। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया, ठीक है। सो ये 5 साल क्या हो गया, प्राइमरी पीरियड हो गया, ठीक है। उसमें उसके बाद फर्दर जो टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 8 साल का किया गया। 8 साल में से जो 5 साल का है वो प्राइमरी पीरियड हो जाएगा, जो 3 साल जो बच जाएंगे वो कौन सा होगा, वो सेकेंडरी पीरियड होगा। इसमें होता क्या है, बेसिकली जो रेंट होता है ना वो चार्ज किया जाता है प्राइमरी पीरियड में इस तरीके से कि जितनी भी कॉस्ट है ना एसेट की वो सारी की सारी कवर हो जाए उसी इनिशियल पीरियड में, और ये नॉन कैंसलेबल पीरियड होता है। फॉर एग्जांपल अभी इसमें जो रेंट की अमाउंट है ना, मान लो वो इतनी ज़्यादा रख दी, मान लो 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है एसेट पे, और 5 साल के लिए जो प्राइमरी पीरियड होगा, है ना, तो उसकी जो रेंट की अमाउंट है ना वो 1 साल की, मान लो 1 लाख रुपए टोटल रेंट रख दिया, ठीक है। उसे हम डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मंथ्स, या फिर उसे 1.25 लाख रुपए रेंट रख दिया, मतलब इतना रेंट रख दिया कि 5 साल में उसने जो 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है वो उसकी कवर हो जाए प्राइमरी पीरियड के अंदर अंदर ही। सो ये होता है प्राइमरी पीरियड के अंदर इतना ज़्यादा रेंट रखा जाता है, इस तरीके से रेंट रखा जाता है कि जो ओनर है ना एसेट का उसकी सारी की सारी मतलब जो इन्वेस्टमेंट है वो कवर हो जाती है। एंड ये नॉन कैंसलेबल पीरियड होता है। जो लीजी होता है वो कैंसिल नहीं कर सकता है इस पीरियड को, चाहे वो कितना ही उसे, चाहे वो एसेट उसे चाहिए ही नहीं है, 3 साल के बाद उसकी वेस्ट पड़ी है, स्टिल उसे रेंट तो उसके ऊपर पे करना ही पड़ेगा कॉन्टिन्यूटी में। उसके बाद आते हैं सेकेंड पीरियड पे। इसमें क्या होता है, अंडर सेकेंड पीरियड जो लीजी इज प्रोवाइडेड एट नॉमिनल रेंटल्स। अब ऑब्वियसली सी बात है सारा की सारा खर्चा तो पूरा हो ही गया है ओनर का, 5 साल में जो प्राइमरी पीरियड है उसी में इतना खर्चा तो पूरा हो ही गया एसेट का। उसके बाद का जो पीरियड बचेगा ना, सेकेंडरी पीरियड बचेगा, जिसे हम पेपरकॉर्न पीरियड भी बोलते हैं, वो जो पीरियड बचेगा उसमें जो नॉमिनल होता है रेंट, मतलब कहने का जो रेंट की अमाउंट है वो 1.25 लाख से घट के सीधा 50,000 रुपये आ जाएगी 1 साल के, जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है। मान लो अगर पहले जो थी वो 1.25 लाख था एक साल का रेंट प्राइमरी पीरियड में, देन जो बच गए हैं 3 साल, 8 साल का टोटल टाइम पीरियड था, जो बच गए हैं 3 साल उसमें जो रेंट होगा वो 1.25 लाख की बजाय सीधा 50,000 रुपये आ जाएगा, इतना कम हो जाएगा रेंट। और वो जो रेंट होता है वो बेसिकली इनकम होती है ओनर की, क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑलरेडी प्राइमरी पीरियड में पूरी हो चुकी है। सो ये होते हैं दोनों पीरियड। आइए पढ़ते हैं आगे इन सिंपल वर्ड्स। जो रेंट है चार्ज किया जाता है प्राइमरी पीरियड में इज मच मोर देन दैट ऑफ सेकेंडरी पीरियड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रंट एंडेड एंड बैक एंडेड लीज भी बोलते हैं। जो प्राइमरी पीरियड होता है इसे हम फ्रंट एंडेड, या फिर जो प्राइमरी लीज होती है इसे हम फ्रंट एंडेड भी बोलते हैं। जो सेकेंडरी लीज होती है, सेकेंडरी पीरियड होता है, इसे हम बैक एंडेड भी बोलते हैं। आगे हम चलते हैं कुछ एक एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस में, शॉर्ट में मैं इसको आपको बता देती हूँ। मेनली आपको जो रिलेवेंट रहेंगे वो टाइप्स सबसे ज़्यादा रिलेवेंट रहेंगे लीज फाइनेंसिंग के, और इसका मीनिंग जो बेसिक मीनिंग होता है। आगे हम इसमें पढ़ते हैं एडवांटेजेस पे। जो लीजिंग के एडवांटेजेस होते हैं लीजी को, अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको इसमें मैं ओनर हूँ, ठीक है, मैंने आपको लीज पे लीज पे दे दी है बेसिकली एसेट, सो आप कौन हुए, लीजी हो गए, फाइन। अब इसमें क्या हुआ है, आपने रेंट पे ले लिया एसेट, आपको कोई भारी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ी, मतलब आपको जो इनिशियल कैश आउटले है आपको 5-7 लाख रुपये पहले लगाने पड़ते, उससे आप बच गए नहीं बच गए क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ अभी रेंट ही पे करना है, आपकी वो इन्वेस्टमेंट बच गई। उसके बाद आपको डिले भी नहीं होगा। जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं ना वो टाइम टेकिंग होते हैं। कहाँ तो आपने 5-7 लाख रुपए लगाने हैं तो ऑब्वियसली आप सोचोगे सारा, है ना, सारे मतलब एनालाइज करोगे सारी एसेट्स को, देन सोच समझ के पैसा लगाओगे, क्योंकि हैवी अमाउंट है, इन्वॉल्व है एसेट के अंदर, 5-6 लाख रुपए इन्वॉल्व है। इसमें क्या होता है,
आपको पता है कि यहाँ पे मेरे को थोड़ी बहुत रेंट की अमाउंट ही पे करनी है, तो अब ज़्यादा मतलब उसमें डिले नहीं होता है। उसके अलावा इजीली सोर्स हो जाता है फाइनेंस का, जैसे मैंने आपको बताया था ना सोर्सेज होता है ये फाइनेंस का भी। इससे जो कोई भी कंपनी है वो फंड भी रेज कर सकती है इनडायरेक्टली। इसमें मतलब एक जो कंपनी ओनर है उसको रेंट की पेमेंट आ रही है, और जो लीजी है बेसिकली उसको वो एसेट को यूज़ कर पा रहा है, उसको हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रही है। अगर कोई कंपनी है उसने रेंट पे ली है कोई एसेट, तो उसको क्या है 5-6 लाख रुपए नहीं लगाने पड़ रहे हैं ड्यू टू लीज फाइनेंसिंग। उसे थोड़ी सी रेंट की पेमेंट पे करके ही उसे एसेट मिल रही है यूज़ करने को। सो ये चीज़ हो जाती है। उसके अलावा जो है ऑब्सोलेंस का रिस्क नहीं रहता है। कहाँ तो आप अपनी खुद की एसेट खरीदो, 5-6 साल बाद वो बेकार हो जाएगी, ट्रेंड चेंज हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, फिर आपको वो कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। अब आपको खतरा ही नहीं है कोई, है ना, आपने एसेट ली है, उसको यूज़ किया, वापस आप उसी ओनर को दे दोगे, आपका तो कोई रिस्क ही नहीं है, आपका काम हो गया, आपने एसेट यूज़ कर ली और वापस कर दी। उसके बाद ये कन्वीनियंट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, मतलब जो ऑपरेटिंग लीज होती है ना उसमें जो होता है वो ऑप्शन दिया जाता है कि भी हाँ भी आप कैंसिल भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि ये भी मेरे काम की नहीं रही है अब एसेट, तो आप इजीली उसे टर्मिनेट भी कर सकते हो। सो ऑपरेटिंग लीज जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी होती है। उसके अलावा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं करनी पड़ती है, स्पेशली ऑपरेटिंग केस के लीज के केस में ये एडवांटेज होता है। ऑपरेटिंग लीज के केस में जो ऑनर होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है सारी की सारी मेंटेनेंस वगैरह के लिए, तो वो खर्चा लीजी को नहीं करना पड़ता। उसके बाद जो है उसकी लिक्विडिटी एनहेंस होती है, ऑब्वियसली उसका पैसा ब्लॉक नहीं होता है। कहाँ तो वो 5-6 लाख रुपए एसेट के ऊपर लगा के छोड़ देगा, उसके पैसे ब्लॉक हो जाएंगे, कहाँ पे उसको वही पैसे उसके कोई और काम में आ जाएंगे, है ना। सो इसकी लिक्विडिटी भी इन्हेंस होती है। उसके बाद जो है लिमिटेशंस क्या होंगी किसके लिए, लीजी के लिए क्या कुछ लिमिटेशंस होंगी इसमें। सबसे पहले तो वो कंपल्शन, यानी कि जो फाइनेंस लीज के केस में ये लिमिटेशन बनेगी, क्योंकि जो प्राइमरी पीरियड है जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो नॉन कैंसलेबल होता है। अगर उसे 2 साल बाद ही उसकी एसेट उसको नहीं चाहिए फिर भी वो कैंसिल नहीं कर सकता, उसे तो रेंट की पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके अलावा जो है ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती है अनटिल ही डिसाइड्स टू परचेज इट। अगर उसने एंड में ये डिसाइड कर लिया कि मैंने परचेज ही करनी है तब जाके ऑनरशिप ट्रांसफ़र होगी, अदरवाइज वो लीगल ओनर नहीं बनेगा। ठीक है, लीज जो है लीजी जो है। उसके अलावा जो है जो एसेट होती है उसकी अंडर स्टेटमेंट हो जाती है, यानी कि जो बैलेंस शीट है ना उसमें, अब ऑब्वियसली सी बात है ओनर थोड़े ना एसेट का, तो वो अपनी बैलेंस शीट में तो दिखा ही नहीं सकता ना, एज एन एसेट तो नहीं दिखा सकता। उस कोई भी जो एसेट उसने रेंट पे ली है उसको एज एन एसेट तो वो नहीं दिखा सकता ना, क्योंकि उसने वो रेंट पे ली है, उसकी खुद की ऑनर तो नहीं है ना, वो उसकी खुद की एसेट तो नहीं है। सो इस वजह से जो एसेट साइड है वो क्या हो जाती है, वो अंडर स्टेटमेंट हो जाती है एसेट साइड। सो ये कुछ एक लिमिटेशंस रहेंगी लीजी के लिए। उसके बाद हम चलते हैं लेसर के लिए, क्या कुछ प्लस एंड नेगेटिव पॉइंट्स रहेंगे। लेसर को सबसे बड़ा तो पॉइंट ये होता है कि एडवांटेज ये होता है कि उसकी रेगुलर इनकम आ जाती है। कहाँ तो उसके मतलब उसके ज़्यादा काम की नहीं एसेट, है ना, वैसे भी कई बार या फिर बिजनेस में मंदा वगैरह चल रहा है उसका, तो वो सिंपली क्या करेगा अपनी एसेट को रेंट पे चढ़ा देगा, उसको एक रेगुलर अपनी रेंट की पेमेंट आती रहेगी। उसके अलावा जो है रेंट की पेमेंट तो आएगी आएगी, उसके अलावा उसकी ऑनरशिप भी बची रहेगी। ऐसा नहीं है कि उसे एसेट बेचनी पड़ी है, उसकी इनकम भी आ रही है, उसके पास पैसा भी आ रहा है, प्लस उसकी जो एसेट की ऑनरशिप है वो भी उसी के पास रह जाती है। उसके अलावा जो है इन्वेस्टमेंट की रिकवरी भी हो जाती है ना, मतलब जो उसमें इन्वेस्टमेंट की ऑपरेटिंग में हालांकि इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है, बट फाइनेंशियल लीज जो हमने पढ़ी है उसमें तो कम्प्लीटली जो है वो हो जाती है, जो रिकवरी है वो इन्वेस्टमेंट की वो हो जाती है। उसके अलावा हम डिसएडवांटेजेस पे आते हैं, ये कुछ एक प्लस पॉइंट है लेसर के लिए। उसके अलावा जो है हम डिसएडवांटेजेस पे आते हैं, लेसर के लिए कुछ एक रहेंगे, दैट इज़ इन्फ्लेशन के केस में ये अनप्रॉफिटेबल हो जाता है। अब इन्फ्लेशन आ गई, महंगाई आ गई है, तो उसका रेंट तो उतना ही रहेगा ना, है ना। उसने तो जो कॉन्ट्रैक्ट में लिख लिया कि हाँ भी इतना रेंट तूने पे करना है, उसके बाद अगर 1 साल बाद महंगाई आ गई, सब चीज़ें महंगी हो गई है, एसेट भी महंगी हो गई है, सब चीज़ें महंगी हो गई है, इन दैट केस वो अपना रेंट तो नहीं बढ़ा सकता ना, उसका रेंट तो उतना ही रहेगा जितना उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, राइट। इस वजह से जो होता है बेसिकली इन्फ्लेशन में के केस में थोड़ा सा ये अनप्रॉफिटेबल हो जाता है। उसके अलावा जो है डैमेज का काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि उसकी थोड़े ना एसेट है ना, जिसने रेंट पे ली है वो उसकी थोड़े ना है एसेट, उसके ना उसकी ऑनरशिप है, तो वो उसे केयरलेसली यूज़ करता है ये सोच के कि हाँ भी कौन सा मेरी एसेट है ना। कोई हमें भी होता ही एज ए नॉर्मल पर्सन कि हाँ भी कौन सा मेरी चीज़ है, इसे केयरलेसली यूज़ करते हैं कई बार, है ना। सो इसमें क्या होता है भी जो लेसी होता है वो केयरलेसली इसको यूज़ करता है एसेट को। सो इसका जो डिसएडवांटेज है वो लेसर को मिलता है, क्योंकि जो डैमेज होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं एसेट के। एंड ऑब्सोलेंस का भी इसमें आप लिख सकते हैं कि ऑब्सोलेंस का भी इसके लिए रिस्क रहता है जो लेसर होता है, कि उसके अगर एसेट है ट्रेंड वगैरह चेंज हो गया है, उसके बाद उसकी जो टर्म पूरा हो जाएगा, टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, उसके बाद उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। उसके अलावा मैं आपको एक पॉइंट बता दूँ इसमें,
जैसे हमने सेकेंडरी लीज पढ़ा ना, जो सेकेंडरी पीरियड होता है, उसके बाद ये ऑप्शन भी होता है लीजी के पास कि वो एसेट को परचेज भी कर सकता है। मान लो जो इन्वेस्टमेंट है वो तो कवर हो ही गई है, एक तरीके से ओनरशिप ही ट्रांसफ़र हो जाती है फाइनेंस लीज में। अब जो लीजी है ना, उसके बाद ये सोचता है कि हाँ भी प्राइमरी पीरियड पूरा हो गया, अभी हमें सारी की सारी इन्वेस्टमेंट तो मतलब कवर हो ही गई है, कवर करवाई दी है मैंने उसकी, तो क्यों ना मैं एसेट ही परचेज कर लूँ, अगर मेरी इतनी काम किया तो वो एसेट परचेज भी कर सकता है इस केस में। सो ये था हमारा लीज फाइनेंसिंग जिसमें हमने पढ़ा है। आइए एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। थोड़ा सा आज हमने बेसिकली इसका मीनिंग पढ़ लिया है। उसके अलावा जो है 2 टाइप की लीज होती है, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंस। ऑपरेटिंग शॉर्ट टर्म के लिए होती है एंड जो फाइनेंस लीज है ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है। और उसके बाद जो है मतलब फाइनेंस लीज है उसमें लगभग ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है, ऐसा माना जाता है, मतलब उस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि ऑनरशिप ही दे दी है एसेट की। और जो ऑपरेटिंग लीज है उसमें सारा का सारा ऑनरशिप प्लस उसके लिए रिस्क रिवॉर्ड सब लेसर के ही रहते हैं। उसके अलावा हमने टाइप्स पढ़ लिए हैं फाइनेंस लीज के। उसके अलावा जो है हमने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी देख ली है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, चैनल पे ज्वाइन कीजिए। जो भी ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो प्लीज़ मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं। उसके अलावा जो है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है एंड सारी वीडियोज़ पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। उसके अलावा आप मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो। और उसके अलावा जो है अगर कुछ भी कमी लगती है या कोई और टॉपिक आपको चाहिए कि हाँ भी इस टॉपिक पे बनाया जाए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है बस लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।